नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे की खबर के साथ में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंचे। इस दौरान जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने दिखाया है कि किस तरह से दुनिया में भारत की मान और प्रतिष्ठा बढ़ा है, किस तरह से दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीछे से आते हैं, उन्हें थपकी देते हैं और फिर उनके साथ में हाथ मिलाते हैं। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बेताब नजर आए हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, उसके बाद से भारत की विदेश नीति को लेकर के जो आलोचनाएं होती रही हैं, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठाता रहा है, उन विपक्षियों के मुंह पर तमाचा मारती हुई ये तस्वीर सामने आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी का जर्मनी में रहने वाले भारतीयों ने इससे पहले जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में भारत की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। इस बीच जर्मनी में वर्ल्ड लीडर्स के साथ हुई जो तस्वीरें जारी हुई हैं, उनमें प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान और भारत के बढ़ते कद का एक बेहतरीन नजारा भी देखने को मिला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए दौड़े दौड़े नजर आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें पीछे से थपकी दी, जिसके बाद उनसे हाथ भी मिलाया। इस दौरान उनके सामने कई दिग्गज नेता रहे, लेकिन बाइडेन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जा पहुंचे। इस गर्मजोशी से भरी मुलाकात का वीडियो चर्चा में है। जर्मनी में वर्ल्ड लीडर्स के साथ जारी हुई तस्वीरों में पीएम मोदी की तीनों नेताओं के साथ गजब की केमिस्ट्री नजर आ रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर चर्चा में है, जिसमें पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की चाय पर चर्चा हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज के साथ में मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया। इसमें बताया गया कि पीएम मोदी ने म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से बातचीत की है। दोनों देशों के नेताओं ने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वहां पर अपना भाषण भी दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में अब तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के श्लॉस एलमाउ में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के बाद भाषण भी दिया। मोदी ने कहा, G7 में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य विषय पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि एक भ्रांति है कि गरीब देश पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन भारत का 1000 से ज्यादा वर्षों का इतिहास इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से खंडन करता है। प्राचीन भारत ने अपार समृद्ध का समय देखा है। उन्होंने कहा, हमने सदियों की गुलामी भी सहन की है। अब स्वतंत्र भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में हमारा योगदान केवल 5% का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं के प्रति भारत का संकल्प उसके प्रदर्शन से स्पष्ट है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि G7 के समृद्ध देश जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन भी करेंगे। उन्होंने भारत में उभर रही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विशाल बाजार का फायदा उठाने के लिए भी देशों को आमंत्रित किया। मोदी ने भारत के ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश ने समय से पहले 9 साल में गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा, पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 महीने पहले हासिल किया है। भारत के पास दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा भी है। भारत की विशाल रेलवे प्रणाली इस दशक में नेट जीरो उत्सर्जन वाली बन जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत जैसा बड़ा देश ऐसी महत्वाकांक्षा दिखाता है तो अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरणा मिलती है। हमें उम्मीद है कि G7 के समृद्ध देश भारत के प्रयासों का समर्थन करेंगे। आज भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का एक बड़ा बाजार उभर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हर नई तकनीक के लिए जो पैमाना प्रदान करता है वो उस तकनीक को पूरी दुनिया के लिए किफायती बना सकता है। मोदी ने कहा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत भारतीय संस्कृति और जीवन शैली का भी अंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले साल ग्लासगो में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ मुहिम का आह्वान किया था। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने लाइफ अभियान के लिए वैश्विक पहल की शुरुआत की। इस अभियान का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि हम इस मुहिम का अनुसरण करने वालों को PPP यानी कि प्रो प्लेनेट पीपल कह सकते हैं और हम सभी को अपने अपने देशों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। तो आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया चिंता जता चुकी है और इसको लेकर समय समय पर बैठकें भी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको लेकर पहल करता हुआ भी नजर आता है। आपको याद होगा इससे पहले ग्लासगो में भी बैठक हुई थी। कार्बन उत्सर्जन को लेकर उस बैठक में चर्चा की गई थी कि किस तरह से नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना है। लेकिन यहां पर दिक्कत कहां पर आती है? जलवायु परिवर्तन को लेकर तमाम देश एकजुट हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन जो अमीर देश हैं, जो उन्होंने अपने वादे मदद के छोटे और गरीब देशों से कर रखे हैं, वो उन वादों की पूर्ति करते हुए नजर नहीं आते हैं। जो मदद आर्थिक तौर पर देने की बात कही जाती है वो आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से दिक्कतें जरूर सामने आती हैं। लेकिन भारत ने जिस तरह से कदम उठाए हैं उनकी तारीफ पूरी दुनिया अब कर रही है। नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की ओर भारत किस तरह से बढ़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन में कमी इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद जिस तरह से देखने को मिल रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। बुलेटिन में अब बात महाराष्ट्र के सियासी संकट की भी कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ तौर पर सियासी भूचाल और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है और अब कभी भी फ्लोर टेस्ट की नौबत आ सकती है। लेकिन इस बीच कोरोना से स्वस्थ होकर राज्यपाल वापस लौट चुके हैं और आते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायत पर सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने बताया कि राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22 से 24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों यानी कि GR और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अल्पमत में होने के बाद भी अंधाधुंध फैसले किए और सैकड़ों करोड़ों रुपए जारी करने का सरकारी आदेश दिया। महाविकास अघाड़ी की सरकार में सहयोगी दल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों से 22 से 24 जून तक विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के सरकारी आदेश जारी करने के बाद राज्यपाल के दफ्तर ने जानकारी देने संबंधी निर्देश दिया है। राज्यपाल ने चिट्ठी में कही ये बात। राज्यपाल ने इन बातों का जिक्र किया है। साफ तौर पर कहा है कि दफ्तर द्वारा जारी पत्र के मुताबिक राज्यपाल ने 22-24 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी GR परिपत्रों के बारे में पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फैसलों की जांच कराने की मांग की थी। विपक्ष का आरोप है कि अल्पमत में चल रही सरकार इस तरह के फैसले कैसे ले रही है। प्रवीण दरेकर ने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में फैसले कर रही है।
महाराष्ट्र में एक हफ्ते से अधिक वक्त से राजनीतिक संकट जारी है और विपक्ष का आरोप है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी की सरकार अल्पमत में है। शिवसेना के 36 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी हो गए हैं। फिलहाल ये सारे विधायक गुवाहाटी में टिके हुए हैं। वहीं शिवसेना का दावा है कि बागी विधायकों में से कई उनके संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर अब नौबत फ्लोर टेस्ट की आती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये फ्लोर टेस्ट कब तक होगा, क्या शिंदे गुट की ओर से इसको लेकर के मांग अब राज्यपाल से की जाएगी, देखना दिलचस्प होगा कि अब महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि घमासान खूब मचा हुआ है। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। जो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं उनको अयोग्य ठहराने यानी कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख भी अपनाया। साफ तौर पर कहा कि आप खुद कैसे जज बन सकते हैं। और अब जिस तरह से राज्यपाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, विपक्ष की शिकायत के बाद जिस तरह से सरकार से जवाब मांगा गया है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिन उद्धव सरकार पर भारी नजर आ रहे हैं। अब जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उन तमाम दावों को लेकर के, जो चाहे शिंदे गुट की ओर से किए जा रहे हैं या फिर उद्धव गुट की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में सुबह सुबह एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। दरअसल ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। जब इस ट्रक को खोला गया तो उसमें 46 शव मिले हैं। 100 से ज्यादा लोगों को इस ट्रक में ठूंस ठूंस कर भरा गया था। आशंका ये जताई जा रही है कि ये शव प्रवासियों के हैं। इनमें से जो लोग जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो अमेरिका के टेक्सास में सोमवार को रोड किनारे खड़े एक ट्रक में 46 प्रवासियों के शव मिले। ट्रक में 100 से अधिक लोगों को ठूंस ठूंस कर भरा गया था। जानकारी के मुताबिक 16 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इन्हें निकाला तो इनकी त्वचा गर्म थी। बताया जा रहा है कि अधिक गर्मी से ट्रक के कंटेनर का तापमान बढ़ गया और लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। 18 पहियों वाला यह ट्रक टेक्सास के सैन एंटोनियो शहर में मिला है। इसके जरिए अवैध तौर पर बॉर्डर पार कराया जा रहा था। सैन एंटोनियो शहर टेक्सास मैक्सिको बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। फायर सर्विस के एक अधिकारी के मुताबिक ट्रक कंटेनर के दरवाजे आधे खुले हुए थे। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए कोई जगह नहीं थी और कंटेनर में पानी की भी सुविधा नहीं थी। 3 पीड़ितों की हालत स्थिर बताई जा रही है। टेक्सास के गवर्नर ने मौतों के लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। 18 पहियों वाला यह ट्रक टेक्सास के सैन एंटोनियो शहर में रोड किनारे खड़ा मिला है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इन मौतों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये मौतें घातक ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से हुई हैं। गर्मियों के महीनों में एंटोनियो शहर का तापमान काफी बढ़ जाता है। सोमवार को यहां 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड ने बताया कि पीड़ितों की नागरिकता को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इनकी पहचान के लिए दूतावास के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और इस मामले से जुड़े हुए सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन की जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सैन एंटोनियो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड विलियम मैकमेनस ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इन 3 लोगों में ट्रक ड्राइवर शामिल है या फिर नहीं। मेयर रॉन रेनबर्ग का कहना है कि आज रात हम एक भयानक मानवीय त्रासदी से निपट रहे हैं। दक्षिणी बॉर्डर के रास्ते से अमेरिका में घुसपैठ करते समय पकड़े गए प्रवासियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल यहां बीते 10 साल में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी बॉर्डर के पास ऐसे मामले 1 साल पहले की तुलना में 30% बढ़ गए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्वी इलाके से भी हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शुरुआती जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 25 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिनमें से अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 15 लोगों को निकाल लिया गया है।
तो मुंबई के कुर्ला पूर्व के नाइक नगर में सोमवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई थी। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक है। मलबे में 25 लोग दब गए थे। 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 10 लोग अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, बीएमसी और मुंबई पुलिस की टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बताया कि इमारत जर्जर हो चुकी थी। 2013 से पहले मरम्मत और फिर इमारत को गिराने के लिए नोटिस दिए गए थे। उधर एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एनडीआरएफ, बीएमसी और मुंबई पुलिस की टीम 25 लोगों में से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल चुकी है। एनडीआरएफ, बीएमसी और मुंबई पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 इमारतों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन लोग फिर भी रह रहे थे। सभी को बचाना हमारी प्राथमिकता है। आसपास की दूसरी इमारतों को खाली कराने और गिराने का काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नोटिस देने के बावजूद जब लोग वहां पर रह रहे थे तो उस वक्त प्रशासन कहां सो रहा था। भले ही ये बात कही जा रही है कि हमारी ओर से नोटिस जारी कर दिया गया था, तो सवाल ये कि क्या नोटिस देकर बस खानापूर्ति की जा रही थी, कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। और अब जिस तरह से ये इमारत घिरी है और एक व्यक्ति की मौत हुई है, तस्वीरें और भी भयावह हो सकती थी, मौतों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। जिस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है, पूरी की पूरी इमारत मलबे का ढेर बनी हुई नजर आ रही है। सवाल बीएमसी की कार्यशैली को लेकर जरूर खड़े होते हैं क्योंकि केवल नोटिस भेज देने भर से काम नहीं चलने वाला है। सवाल सरकार की कार्यशैली को लेकर के खड़े होते हैं। मंत्री आदित्य ठाकरे भले ही ये कह रहे हों कि नोटिस दे दिया गया है, अब नींद से जागा हुआ प्रशासन जरूर नजर आ रहा है। ये बात भी कही जा रही है कि जो और इमारतें हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है उन्हें गिराने का काम करेंगे, वहां से लोगों को निकालने का काम करेंगे। लेकिन अगर ये व्यवस्था पहले से हो जाती तो फिर कहीं ना कहीं आज इतना बड़ा हादसा सामने नहीं आता। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना के मामलों की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। जहां एक और मामले 17,000 के करीब सामने आ रहे थे, वहीं अब 12,000 से कम केस सामने आए हैं। चिंता थोड़ी कम होती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो दुनिया के कई देश अभी तक कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। भारत में भी हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि आज राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। 24 घंटों में 11,793 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले सोमवार को कोरोना के मामलों में काफी इजाफा देखा गया था। सोमवार को 17,073 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 96,700 हो गए हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।